नमस्कार दोस्तों, एनएलएम एजुकेशन में हार्दिक अभिनंदन स्वागत। मित्रों, पिछली वीडियो में हमने बहुसंस्कृतिवाद पर विचार किया था और इस वीडियो में हम इकोलॉजी पर विचार करेंगे, पारिस्थितिकीयवाद पर। आप जानते हैं कि आज पर्यावरण संकट की समस्या कहीं ना कहीं हमारे सामने बनी हुई है, पर्यावरण प्रदूषण की समस्या बनी हुई है। तो ये समस्या क्यों आई, कैसे आई और इसका निदान कैसे करेंगे, इस पर चर्चा हम करेंगे। इसमें क्या राजनीतिक दृष्टिकोण क्या है, तो इसका परिप्रेक्ष्य हम जानने का कोशिश करते हैं कि राजनीति सिद्धांत या राजनीति शास्त्र में हम बेसिकली पर्यावरण के बारे में क्या क्या विचार रखते हैं। मित्रों, जैसा कि हम इतिहास में चलते हैं, धीरे धीरे इसको समझने की कोशिश करेंगे कि पहले जो है प्रकृति में पर्यावरण चारों तरफ बना हुआ था, मानव प्रकृति के अनुरूप ही आचरण करता था। लेकिन जैसे उद्योगीकरण आया, उद्योगीकरण के साथ साथ हमने पर्यावरण प्रदूषण की नीतियां भी अपनाना शुरू कर दी। मानव ने विकास की चाहत में पर्यावरण का विनाश कर दिया। तो जब पर्यावरण का विनाश कर दिया तो समस्याएं मानव जगत के सामने आने लगी। ओजोन परत क्षरण की समस्या हो या बेसिकली ताप वृद्धि का भाव, ग्रीन हाउस प्रभाव की समस्या हो, तो ऐसी समस्याएं मानव जगत के सामने होने लगी। वर्षा भी अनियमित होने लगी। तो मानव आज पर्यावरण प्रदूषण के कारण अनेक समस्याओं से घिरा हुआ है। इन्हीं समस्याओं के निवारण के लिए, पर्यावरण प्रदूषण के निवारण के लिए बहुत सारे राजनीतिक प्रयास हुए हैं, राजनीति विज्ञान में, शास्त्र में प्रयास हुए हैं। तो हमें इन प्रयासों पर ही चर्चा करनी है। हम प्रकृति को किस प्रकार से संरक्षित करके आगे बढ़ सकते हैं, हम अपने जो भौतिक विकास को करने के साथ साथ किस प्रकार से पर्यावरण को संरक्षण दे सकते हैं, पर्यावरण संरक्षण के क्या क्या रास्ते हैं, इस पर विभिन्न विद्वानों ने अपने विचार व्यक्त किए हैं और विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय प्रयास हुए हैं। आज हम उन्हीं पर चर्चा करेंगे। तो मित्रों, स्टार्ट करते हैं कि बेसिकली पर्यावरण के मुद्दे पर क्या क्या है। देखिए मित्रों, ये आपके सामने यूएनईपी दिखाई दे रहा है। इस यूएनईपी का गठन 1972 में स्टॉकहोम सम्मेलन के फलस्वरूप हुआ था, यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम। तो बेसिकली यूएनईपी का काम है, यूएनओ की एजेंसी है, इसका प्रमुख काम है पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा देना। तो यूएनईपी ने 1988 में विश्व मौसम विज्ञान संगठन के साथ मिलकर एक आईपीसीसी बनाया, इंटर गवर्नमेंट पैनल बनाया, जिसके तहत ही इस कोप का सम्मेलन का आयोजन होता है, यूएनसीसी का आयोजन होता है। यूएनसीसी को ही कोप बोल देते हैं, यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन क्लाइमेट चेंज, हिंदी में बोलते हैं संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन, जिसे कोप भी कह देते हैं, कॉन्फ्रेंस ऑन पार्टीज। तो ये दिख रहा है, ये बेसिकली जो है कोप 25 का है, जो मैड्रिड स्पेन में आयोजित हुआ था, उसका स्टिकर आपको दिखाई दे रहा है स्क्रीन पर। तो आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से 1988 में विश्व मौसम विज्ञान संगठन के साथ मिलकर आईपीसीसी का गठन हुआ। और ये आईपीसीसी क्या करती है, यूएनसीसी या कोप का आयोजन करती है। इस कोप के अंदर क्या होता है, इसमें विश्व के सभी देश पर्यावरण संरक्षण के मुद्दे पर कार्य करते हैं। इसी कोप के दायरे में ही क्योटो संधि हुई थी, ताकि ग्रीन हाउस प्रभाव को कम किया जाए। इसी के तहत ग्लोबल इन्वायरमेंट फंड जीएफ की भी स्थापना की थी। ये बेसिकली जो है यूएनईपी के और विश्व मौसम विज्ञान संगठन दोनों मिलकर ही आईपीसीसी के अंतर्गत ही जीएफ फंड का भी संचालन करते हैं। और मॉन्ट्रियल समझौता जो है वो बेसिकली ओजोन परत क्षरण को लेकर है। आप जानते हैं कि ओजोन परत क्षरण क्या है, कि हमारे यहाँ O3 गैस का जो है, कार्बन डाइऑक्साइड का बहुत अधिक उत्सर्जन हो रहा है। तो इस उत्सर्जन के फलस्वरूप जो है कि हमारी जो ओजोन परत है उसमें छिद्र हो रहा है। तो छेद होने से हमारे सामने जो पराबैंगनी किरणें होती हैं सूर्य से, वो डायरेक्ट हमारे शरीर पर पड़ती हैं। तो हमें आज बहुत सारी बीमारियों से सामना करना पड़ रहा है, बीमारियों का। इसलिए बेसिकली ओजोन प्रक्षरण को रोकने के लिए, कि हैलोजन गैसों के प्रभाव को रोकने के लिए हमारे यहाँ कोप में मॉन्ट्रियल समझौता किया गया था। मेनली ये विकसित देशों के लिए था, क्योंकि जो हैलोजन गैसें हैं, क्लोरीन, ब्रोमीन, तो इनका सबका जो उत्सर्जन है विकसित देशों में ज़्यादा होता है। एसी वाले उद्योग हैं जैसे, तो उनका ज़्यादा होता है। तो इसमें विकासशील देश इसमें हालांकि मॉन्ट्रियल समझौते में नहीं है, फिर भी कहा गया कि विकासशील देश भी स्वेच्छा से इसे अपना सकते हैं, और भारत भी मॉन्ट्रियल समझौते को अपनाता है। तो इस तरीके से हमारे यहाँ एक वैश्विक चेतना जागृत हो रही है पर्यावरण संरक्षण के लिए। तो हमने राजनीतिक रूप से तो ये सारे प्रयास कर ही रहे हैं, इसके साथ सैद्धांतिक स्तर पर प्रयास किया हुए हैं।
हम उनकी अब धीरे धीरे चर्चा करने की कोशिश करते हैं मित्रों। तो देखिए हम क्या क्या कोशिश करते हैं। सबसे पहले ध्यान रखते हैं कि 1962 में एक कार्सेन नाम के विद्वान थे। कार्सेन, बेसिकली राचेल कार्सेन, इन्होंने सबसे पहले कहा पर्यावरण संकट की बात। इन्होंने कहा कि पर्यावरण संकट आ गया है, कि पर्यावरण प्रदूषण बढ़ गया है और कहीं ना कहीं हमारे सामने समस्याएं बढ़ गई हैं। तो ये बेसिकली इन्होंने कहा, पर्यावरण संकट की बात की। उसके बाद देखते हैं तो हमारे सामने जो है पाउल एनरिच एक विद्वान आए, उन्होंने पर्यावरण संरक्षण की बात की। हरीमैन के साथ मिलकर पर्यावरण संरक्षण की बात की। उसके बाद 1972 में गोल्डस्मिथ ने एक योजना तैयार की पर्यावरण संरक्षण के लिए। पर्यावरण संरक्षण किस प्रकार से किया जाए, ऐसी योजना बनाने पर गोल्डस्मिथ ने प्रयास किया। गोल्डस्मिथ ने एक योजना तैयार की कि पर्यावरण संरक्षण किस प्रकार से किया जाए। फिर 1972 में ही स्टॉकहोम में एक पर्यावरण सम्मेलन हुआ और उसके फलस्वरूप यूएनओ की ईपी की स्थापना हुई। 1972 में ही क्या सम्मेलन हुआ? स्टॉकहोम। उसके फलस्वरूप यूएनईपी की स्थापना हुई, यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम। इसका जो है मुख्यालय केन्या में है। तो ये पर्यावरण संरक्षण का कार्य करने वाली संयुक्त राष्ट्र संघ की एक एजेंसी है। तो 1972 में इसकी स्थापना हुई। तो जब 1972 में यूएनईपी की स्थापना हुई तो यूएनईपी ने पर्यावरण संरक्षण के लिए विविध कार्य करने के लिए विश्व मौसम विज्ञान संगठन के साथ मिलकर एक गठन किया आईपीसी का, आईपीसीसी, इंटर गवर्नमेंट पैनल ऑफ कॉन्फ्रेंस क्लाइमेट चेंज। इसका बेसिकली आईपीसीसी का गठन किया। ये आईपीसीसी ही यूएनसीसी या कोप का आयोजन करती है। अब कोप के 25 सम्मेलन हो चुके हैं। 25वां 2019 में मैड्रिड स्पेन में हुआ था, 26वां 20 में होना था इंग्लैंड में, लेकिन अब वो 21 में होगा क्योंकि 20 में कोविड की स्थिति आ गई थी। तो ये आपको ध्यान रखना है। कोप 25 तक संपन्न हो चुके हैं, 26वां होना है। तो इस यूएनसीसी के दायरे में ही हमने पर्यावरण संरक्षण के लिए बहुत प्रयास किए। तो इसी के तहत एक मॉन्ट्रियल समझौता हुआ, ओजोन परत क्षरण को लेकर। कौन सा समझौता हुआ? मॉन्ट्रियल समझौता 1987 में हुआ। किसके लिए हुआ? ओजोन परत क्षरण को रोकने के लिए। हम जानते हैं वायुमंडल में एक परत होती है, ओजोन सीमा होती है, ओजोन परत होती है। ओजोन परत में हैलोजन गैसें ओजोन के साथ क्रिया कर जाती हैं। तो जो देश या जो उद्योग हैलोजन गैसों का उत्सर्जन करते हैं, ये हैलोजन गैसें जो हैं क्लोरीन, ब्रोमीन, ये ऊपर जाती हैं और जाके जो ओजोन परत है वो ऑक्सीजन 3 की बनी होती है, O3 की बनी होती है। तो O3 के साथ क्रिया कर लेती हैं और इसको O2 में बदल देती हैं। अब O3 तो कहीं ना कहीं ठोस का रूप होता है, O2 गैस का रूप होता है, इसलिए उसमें छिद्र हो रहा है। छिद्र होने से क्या नुकसान होता है कि बेसिकली जो पराबैंगनी किरणें सूर्य की वो हम तक डायरेक्ट पहुंच रही हैं और फिर हमारे यहाँ त्वचा संबंधी कैंसर, आँखों में रोशनी गायब करना, ऐसी बहुत सारी समस्याएं मानव जाति के सामने आ रही थी। तो इसलिए ओजोन परत क्षरण को रोकने के लिए हमने हैलोजन गैसों के उत्सर्जन पर कटौती करने का निर्णय लिया मॉन्ट्रियल समझौते के तहत। फिर एक समझौता इसमें हुआ क्योटो संधि को लेकर। क्योटो संधि जो थी ये बेसिकली 1997 में हस्ताक्षर हुए थे इस पर, 2005 से ये लागू हुई थी। तो बेसिकली ये संधि जो है, क्योटो संधि में कहा गया कि हम जो वर्तमान में कार्बन उत्सर्जन कर रहे हैं उसकी कटौती करेंगे, 90 के स्तर तक पहुंचेंगे। यानी कि 90 में जितना कार्बन उत्सर्जन कर रहे थे 1990 में, अपना कार्बन उत्सर्जन घटाकर उतना करेंगे। क्योंकि ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है, इससे क्या है, कहीं ना कहीं हमारे यहाँ क्या बन जाती है, वायुमंडल में एक परत बन जाती है जिससे पराबैंगनी किरणें धरती पर आ तो पाती हैं लेकिन वापस लौट नहीं पाती हैं। जैसे मैं थोड़ा सा आपको समझा भी देता हूँ। जैसे सिंपल ये सूर्य है, अब सूर्य की किरणें धरती पर आती हैं, धरती पर सारी नहीं आती हैं,
51% तो डायरेक्ट ही परत से लौट जाती हैं क्षोभ सीमा से, और 49% ही धरती पर आ पाती हैं, और ये भी टकराकर वापस लौट जाती हैं। लेकिन जैसे ही हम कार्बन डाइऑक्साइड जैसी, मीथेन जैसी गैसों का उत्सर्जन ज़्यादा करते हैं तो यहाँ पर एक लेयर बन जाती है ऊपर, प्रदूषण लेयर। अब इस प्रदूषण लेयर बनने से क्या होता है, ये 49% किरणें हैं, ये वापस नहीं लौट पाती, धरती पर टकराती रहती हैं। इससे पृथ्वी का तापमान बढ़ रहा है, तापमान बढ़ने से ग्लेशियर पिघलने लगे हैं, तो कहीं बाढ़ आ रही है तो कहीं सूखा पड़ रहा है। तो ऐसी समस्याएं, जब सारा बदलाव हो गया तो वास्तव में हमारा पारिस्थितिकी जो तंत्र है वो असंतुलित हो रहा है। तो इसको रोकने के लिए भी कीटो संधि लाएगी। अब ये कीटो संधि समाप्त भी हो चुकी है, इसके स्थान पर नवीन संधि पर उत्तर दक्षिण संघर्ष पूरा चल रहा है, यानी कि विकसित विकासशील देश निरंतर वार्ता कर रहे हैं यूएनसीसी के तहत। अभी देखिए ठोस निर्णय भी होगा, क्योंकि पर्यावरण को बचाना है, खाली प्रगति को नहीं करना है। तो ये बेसिकली, तो ये आपको ध्यान में रखना है। और 1987 में यूएनडीपी के तहत, यूएनडीपी भी एक संयुक्त राष्ट्र संघ की एजेंसी है, उसमें सतत विकास की बात की गई यूएनडीपी के अंतर्गत। तो सतत विकास है विनाश रहित विकास, यानी कि हमें ऐसा विकास करना चाहिए ताकि भविष्य की पीढ़ियों के लिए भी पर्यावरण संरक्षित रहे, वो भी पर्यावरण का प्रयोग कर सकें, उनके लिए भी शुद्ध पर्यावरण बचे। ऐसा सतत विकास के अंतर्गत कहा गया यूएनडीपी के दायरे में कि हम वर्तमान में विकास ऐसा करें ताकि पर्यावरण भविष्य की पीढ़ियों के लिए सुरक्षित रहे, हमारे आने वाली जो मानव जाति की पीढ़ियां हैं वो भी शुद्ध पर्यावरण का अनुभव कर सकें, उनके लिए पर्यावरण से बचे। सिंपल हम प्रदूषण कर करके पर्यावरण को नष्ट ना करें, ऐसा बेसिकली इसमें कहा गया। तो इतना जब दृष्टिकोण में परिवर्तन हुआ, इस तरीके से एक अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा बन गया, तो हर स्तर पर पर्यावरण संरक्षण की बातें उठने लगी, तो राजनीति शास्त्र में भी विभिन्न विद्वानों ने इस पर विचार व्यक्त करना शुरू कर दिया। अब ये जो पर्यावरण को लेकर विभिन्न शाखाएं हैं हमारे यहाँ इकोलॉजी के दायरे में राजनीति शास्त्र की, तो मित्रों हम अब क्या करते हैं, राजनीति शास्त्र में जो शाखाएं हैं पर्यावरण को लेकर, इकोलॉजी के लेकर, अब उन पर हम चर्चा करते हैं। शाखाएं जो हैं उन पर हम चर्चा करते हैं। शाखाएं, पहला क्या है, आधुनिकतावादी शाखा। ये शाखा बेसिकली कहती है कि हमें आधुनिकता को अपनाना चाहिए, वैज्ञानिकता को अपनाकर हम पर्यावरण प्रदूषण को नियंत्रित कर सकते हैं, सतत विकास की नीति को अपनाकर हम पर्यावरण को प्रदूषित कर सकते हैं। हमें अधिक से अधिक चिमनियाँ लगानी चाहिए, अपशिष्ट कार्यों का प्रबंधन करना चाहिए, जो हमारा कचरा है उसका रिसाइकलिंग करना चाहिए। साथ में हमें सतत विकास की नीति अपनानी चाहिए कि हम हर जगह क्या है, सतत विकास की नीति अपनाएं, सतत एग्रीकल्चर अपनाएं, सतत उद्योगों का विकास करें, उद्योगों में चिमनियों का अधिक से अधिक प्रयोग करें। तो ये मानव का दायित्व है। तो मानव अगर खुद चैतन्य रहेगा, हर जगह पर्यावरण संरक्षण के पर्याप्त कदम उठाएगा, तो कहीं ना कहीं पर्यावरण संरक्षित हो जाएगा। ऐसा बेसिकली इनको कहना है इनका। उसके से जुड़े हुए विद्वान भी यूजीन ओडेम हैं, यूजीन ओडूम इस शाखा के मैन हैं विद्वान, ओडीम जनक भी इसको कहते हैं। दूसरा रियान भी हैं, वी रेयान। तो इन्होंने एक किताब भी लिखी थी, वो किताब भी मैं आपको बता देता हूँ अभी। तो इन्होंने एक किताब लिखी थी फंडामेंटल ऑफ इकोलॉजी, तो ये आपको दिख रही है। तो इसमें बेसिकली इन्होंने ओडियम ने लिखी है, पी ओडूम। तो ये बेसिकली इन्होंने किताब लिखी थी फंडामेंटल ऑफ इकोलॉजी। तो इन्होंने बेसिकली कहा मैं वैज्ञानिकता अपनाकर पर्यावरण का संरक्षण भी कर सकते हैं, आधुनिकता अपनाकर कर सकते हैं, और हमें अधिक से अधिक पर्यावरण संरक्षण के कार्यक्रम चलाने चाहिए। और साथ में क्या है, वैज्ञानिक दृष्टिकोण अपनाना चाहिए, जो कचरा है उसका, अपशिष्ट है उसका प्रबंधन करना चाहिए, सतत विकास की नीति अपनानी चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाने चाहिए, इससे समस्याओं का निदान हो जाएगा। ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। तो आधुनिक दृष्टिकोण तो बेसिकली ये कहता है। तो इसके बाद हम देखते हैं तो दूसरी शाखा है वो कौन सी है, इको सोशलिज्म है, यानी कि मार्क्सवादी शाखा जो बोल सकते हैं, समाजवादी शाखा, समाजवादी शाखा है। ये कहते हैं कि जो वास्तव में आज पर्यावरण प्रदूषण हो रहा है वो पूंजीवाद के कारण हो रहा है, क्योंकि पूंजीवाद ही ज़्यादा प्रगति और प्रतियोगिता की बात करता है, बड़े बड़े उद्योगों की बात करता है, इसलिए सब समस्याओं की जड़ पूंजीवाद है।
पूंजीवाद में ही सारी समस्याएं आ रही है, क्योंकि ये व्यक्ति को भौतिकवादी बना देता है। तो हमें क्या है कि बेसिकली इसका जो हल है वो हमें मार्क्सवाद में ढूंढना होगा, ऐसा बेसिक कहते हैं। इनका कहना भी यही है कि हमें इसका हल कहाँ ढूंढना होगा, मार्क्सवाद में ढूंढना होगा, ऐसा बेसिकली कहते हैं। इससे जुड़े हुए जो विद्वान हैं वो है रुडोल्फ बेहरो, सबसे बड़े विद्वान। और वैसे भी देखें नव मार्क्सवादी जितने भी विचारक थे उन्होंने प्रति संस्कृति की बात की है, भौतिकवादी संस्कृति की आलोचना की है। मार्क्सवाद की एक शाखा है नव मार्क्सवाद, वो प्रति संस्कृति की बात करते हैं, भौतिकवादी संस्कृति की आलोचना करते हैं, यानी कि प्रकृति की बात करते हैं। तो नव मार्क्सवादी तो बल भी ऐसा देते हैं, तो ये नव मार्क्सवादियों से प्रभावित है। तो आपको जानते हैं कि नव मार्क्सवाद क्या कहता है, मानव चेतना द्वारा समाजवाद की स्थापना करनी चाहिए, ऐसा नव मार्क्सवादियों ने कहा था। नव मार्क्सवादियों के नाम हमने समाजवाद में भी देख सकते हैं, फिर समानता वाले टॉपिक में भी देख सकते हैं। फिर भी मैं बता देता हूँ आपको कि एंटोनियो ग्राम्स्की है, रिक फ्रोम है, यूर्जेन हेबरमास है, तो साथ में हर्बर्ट मार्क्यूजे है, तो जार ल्यूकाच है। तो ऐसे बहुत सारे नाम हैं कि जो नव मार्क्सवाद से जुड़े हुए हैं। तो इन्होंने पर्यावरण संरक्षण की बात की है, फ्रांस फेनन, हमजा अल्वी, चे गवेवारा, ये सब पर्यावरण संरक्षण की भी साथ साथ बात करते हैं नव मार्क्सवादी। प्रति संस्कृति की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं, प्रति संस्कृति की। प्रति संस्कृति का मतलब है भौतिकवादी संस्कृति की आलोचना करते हैं, और ये कहते हैं नैतिकता और पर्यावरण पर आधारित संस्कृति होनी चाहिए। तो कहते हैं देखो ये मार्क्सवाद में तो इसका हल है। फिर हम मार्क्सवाद को जाके समझने की कोशिश करें मार्क्सवाद के बारे में, तो आपको ध्यान है मार्क्स के विचारों को हम दो भागों में बांटते हैं, एक युवा मार्क्स के विचार, एक प्रौढ़ मार्क्स के विचार। तो कहते हैं पर्यावरण का हल युवा मार्क्स में है, युवा मार्क्स के विचारों में मिल जाता है, ये बेसिकली समाजवादी शाखा कहती है। युवा मार्क्स के रूप में मार्क्स ने एक पुस्तक लिखी थी 1844 में, आर्थिक व दार्शनिक पांडुलिपियाँ, आर्थिक व दार्शनिक पांडुलिपियाँ, आर्थिक व दार्शनिक पांडुलिपियाँ। तो ये किताब भी लिखी थी 1844 में। कब लिखी थी, 1844 में। इस पुस्तक में मार्क्स ना एकाकीपन का सिद्धांत देते हैं। कौन सिद्धांत देते हैं, एकाकीपन का, विस्पंदन का सिद्धांत कहते हैं, अंग्रेजी में एलिनेशन थ्योरी कहते हैं। तो एकाकीपन का सिद्धांत क्या था, मार्क्स कहता है आज पूंजीवाद के कारण मनुष्य में अलगाव की स्थिति उत्पन्न होगी। अलगाववाद का सिद्धांत भी कह देते हैं, अलगाव की स्थिति होगी, यानी कि अकेलापन आ गया है इंसान के अंदर। और कहते हैं कि इस पूंजीवाद के कारण अकेलापन 4 स्तर पर दिखाई दे रहा है। पहला है उत्पादन प्रणाली से लगाव। किससे लगाव है, उत्पादन प्रणाली से अलगाव। तो मार्क्स का जो अलगाव का सिद्धांत था उसमें 4 स्तर पर अलगाव की बात की गई। पहला है उत्पादन प्रणाली से लगाव। मार्क्स कहता है कि आज पूंजीवाद में बड़ी बड़ी कंपनियां बन गई हैं, तो उत्पादन पर कंपनी का नाम होता है, व्यक्ति का नाम नहीं होता। किसका नाम होता है, कंपनी का। आप कोई भी उत्पाद देख लो, व्यक्ति का नाम नहीं, व्यक्ति नहीं है कहीं भी। पहले क्या था, जब सामंतवाद था या वास्तव में दास अवस्था थी, पहले व्यक्ति का था। कोई व्यक्ति, हमारी दादी नानी स्वेटर बनाती थी तो उसमें था दादी ने बनाया है, नानी ने बनाया है। जूते मोची बनाता था, भाई इस मोची ने बनाया है, तो व्यक्ति का नाम था। लेकिन आज क्या है, कंपनी का नाम है। इस कंपनी से ये स्वेटर बना हुआ है, कोट बना हुआ है, पैंट बना हुआ है, टाई बनी हुई है, कहीं भी व्यक्ति का नाम नहीं आता। तो देखो व्यक्ति का लगाव हो गया उत्पादन प्रणाली से, उत्पादन से ही व्यक्ति का लगाव हो गया। कंपनी है, पहले उसके लिए हम इन्विटेशन भी भेजते थे, हमारे ये मोची है, खाती है, ये दर्जी है। तो अब दर्जी तो पता नहीं, कंपनी वाला है, सब रेडीमेड चलता है। तो कहीं ना कहीं आज उत्पादन प्रणाली से मनुष्य का लगाव हो गया है। दूसरा कहता है पर्यावरण से लगाव। मार्क्स कहता है पहले इंसान सामंतवाद में बेसिकली खुले खेतों में काम करता था, कृषक अवस्था थी, ज़्यादा लोग, उद्योगों का विकास हुआ नहीं था, इतना ज़्यादा खेती का काम था, तो खुले उद्योगों में, पर्यावरण में काम करते थे। तो पर्यावरण खुले में काम करते थे तो आदमी का शरीर भी मजबूत होता था, हष्ट-पुष्ट आदमी होते थे। लेकिन आज तो सब औद्योगिकरण, तकनीक के कारण बंद कमरों में काम करते हैं। तो बंद कमरों में काम करते हैं तो शरीर भी कमज़ोर है,
धक्का मारो गिर जाएगा। तो इसलिए पर्यावरण से अलगाव हो गया है मनुष्य का। पर्यावरण तो खत्म, अब तो सब रेडीमेड सिस्टम है, एसी लगा दो, ये लगा दो, प्रकृति से नाता कट गया है। तीसरा वो कहता है साथियों से लगाओ, मित्रों से लगाओ। पहले क्या था, जब ये ज्ञान तकनीक नहीं थी इतनी ज़्यादा, ये पूंजीवाद नहीं था, विज्ञान तकनीक का अभाव था, तो मनुष्य मनुष्य से वार्ता करता था, अपनी सारी समस्याएं मनुष्य को ही बताता था। लेकिन आज कोई बात करना पसंद नहीं करता, बस टीवी देख लो, वीडियो देख लो, पूरा समय उसमें व्यतीत होता है। इसलिए कहीं भी दोस्ताना संबंध नहीं है, मानव के साथ मानव का जुड़ाव है, जो साथियों के साथ जुड़ाव है, सहयोग है, वो समाप्त हो गया है। दूसरा, प्रतियोगिता ने भी ख़त्म कर दिया है साथियों से लगाव। पहले क्या था कि बेसिकली किसान एक फसल नहीं काट पाता था तो उसका मित्र उसकी फसल भी काट देता था, निकाल के उसके घर भी छोड़ाता था। आज लेकिन क्या सोचते हैं कि मेरा दोस्त है, कब नौकरी से हटे उसकी जगह नौकरी मुझे मिल जाए। तो साथियों से लगाव हो गया। चौथा कहता है स्वयं से लगाव। आज व्यक्ति स्वयं से भी अलगाव हो रहा है, दिन रात पैसे के पीछे भाग रहा है, पैसा पैसा कर रहा है, नौकरी नौकरी कर रहा है, तो उसमें अपने शरीर को भी नहीं देख रहा है, रात को पढ़ रहा है, नई नींद आ रही है तो चाय पी के पढ़ रहा है, तो कहीं ना कहीं आज अपने शरीर को ही नष्ट कर रहा है। तो कहता है देखो स्वयं से भी अलगाव हो रहा है। तो मार्क्स ने अलगाव का सिद्धांत दिया था, एकाकीपन का सिद्धांत दिया था, तो उसमें पर्यावरण संरक्षण की बात कही थी। तो बेसिकली कहते हैं हमें इस मार्क्स से, युवा मार्क्स से, तरुण मार्क्स से सीख लेनी चाहिए, नव मार्क्सवाद से सीख लेनी चाहिए। जितना अधिक पर्यावरण के निकट रहेंगे, मार्क्स में इसका सोल्यूशन है। भैरव महोदय यही कहते हैं कि भाई कहीं ना कहीं नव मार्क्सवाद में, युवा मार्क्स में देखो पर्यावरण संरक्षण का सोल्यूशन है। तो समाजवादी तरीके से हम पर्यावरण संरक्षण कर सकते हैं। तो समाजवादी शाखा ऐसा कह देती। अब हम तीसरी शाखा पर आते हैं, इको फेमिनिज्म शाखा जो है, तो उस पर भी चर्चा करते हैं। तीसरी शाखा पर इको फेमिनिज्म शाखा, ठीक है ना, नारी पारिस्थितिकीयवाद हिंदी में बोल देते हैं। ये शाखा क्या बोलती है, ये बेसिकली इनके अनुसार कहते हैं पर्यावरण का संरक्षण नारी ही करती है, क्योंकि नारी भी भावनात्मक होती है, पर्यावरण भी भावनात्मक होता है, कोमल होता है, भावनाओं से जुड़ा होता है। इसलिए पर्यावरण संरक्षण का कार्य नारी ही करती है। चाहे चिपको आंदोलन हो, चाहे एपिकोलो आंदोलन हो, चाहे ग्रीन बेल्ट मूवमेंट हो जो केनिया में चला था 77 में, वांगरी मैथई द्वारा चलाया गया था। देखो सारे पर्यावरण आंदोलन में महिलाओं की भागीदारी रही है। इसलिए क्या है, अगर पर्यावरण को आपको संरक्षित करना है तो आपको महिलाओं को उत्थान करना होगा। किसको उत्थान करना होगा? महिलाओं को उत्थान करना होगा। तो इससे जुड़ी हुई जो विद्वान हैं, वो सुसान ग्रिफिन, वंदना शिवा जैसी महिलाएं तो ज़्यादा जुड़ी हुई हैं। तो सुसान ग्रिफिन ने किताब भी लिखी थी वुमेन एंड नेचर, जिसका चित्र भी मैं आपको अभी बताता हूँ। वंदना शिवा जैसी महिलाएं तो ये कहती हैं अगर पर्यावरण संरक्षण करना है तो नारी का सशक्तिकरण करना होगा। नारी सशक्तिकरण इक्वल टू पर्यावरण संरक्षण है, ऐसा इनका कहना है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। तो इसमें मित्रों आपको तनाव नहीं लेना है। तो ये पर्यावरण संरक्षण को इसके तुल्य मानती हैं, तो ये आपको पता रहना चाहिए। तो मित्रों देखो मैं किताब भी आपको बता देता हूँ। ये वुमेन एंड नेचर सुसान ग्रिफिन की है। इधर भी चित्र दे रखा है, यहाँ भी दे रखा है, तो पूरा बता रखा है। देखो महिलाएं किस प्रकार से पर्यावरण संरक्षण का कार्य करती हैं, तो ये आपको ध्यान में रहना चाहिए। अब हम आगे आते हैं, अगले जो शाखा है इको एनार्किज्म, यानी कि पारिस्थितिकी अराजकतावाद। तो वो भी हमें थोड़ा देखना पड़ेगा कि बेसिकली क्या है। तो अब वो भी देखते हैं। अगला है इको एनार्किज्म। अराजकतावादी पारिस्थितिकीयवाद। इसमें मुरे बुकाचिन जैसे विद्वान जुड़े हुए हैं। मुरे बुकाचिन जैसे विद्वान जुड़े हुए हैं। तो इन्होंने बेसिकली कहना है तो अराजकतावाद देखो जो है उसमें कहीं ना कहीं पर्यावरण संरक्षण का काम रहता है।
तो इन्होंने किताब भी लिखी पोस्ट एनार्किज्म वाली। तो बेसिकली उसमें कहते भी हैं कि आज अराजकतावाद जो मूलतः प्रकृति पर ही बल देता है, क्योंकि अराजकतावाद का कहना भी है कि राज्य का जो है समाप्तिकरण करना चाहिए, धर्म का, निजी संपत्ति का, और हमें छोटे छोटे स्वायत्त समूहों की स्थापना करनी चाहिए। तो कहते हैं आज जो अराजकतावाद, आज के युग में अराजकतावाद की मेन भूमिका पर्यावरण संरक्षण जैसे कार्यों में लगी रहनी चाहिए, क्योंकि तभी छोटे छोटे स्वायत्त समूहों की स्थापना संभव होगी। तो बेसिकली मरे बुकाचिन जो हैं अराजकतावाद से प्रभावित हैं, अराजकतावादी हैं, अमेरिकी वैज्ञानिक थे। तो इन्होंने भी कहा कि अराजकतावाद छोटे छोटे स्वायत्त समूह की बात करता है, पर्यावरण संरक्षण की बात करता है, राज्य जैसी संस्थाओं का विरोध करता है। तो वही नीति अपनाकर हम पर्यावरण संरक्षण कर सकते हैं। आज उत्तर अराजकतावाद की महत्वपूर्ण भूमिका भी पर्यावरण संरक्षण जैसे कार्यों में होनी चाहिए। तो ये बेसिकली अराजकतावादी शाखा आ चुकी है। तो इस प्रकार से मित्रों देखते हैं कि आज सैद्धांतिक स्तर पर भी बहुत सारे प्रयास पर्यावरण संरक्षण के स्थान इसके लिए राजनीति विज्ञान में हो रहे हैं। तो हमें इन सभी प्रयासों में योगदान देना चाहिए। आपके विचार किसी भी शाखा से मिले, लेकिन हमें उसके लिए कार्य करना चाहिए। और साथ में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रयास चल रहे हैं तो वो भी, लेकिन आज हर प्रत्येक मानव का दायित्व है किसी न किसी रूप से वो पर्यावरण संरक्षण का कार्य करे, तभी पर्यावरण संरक्षण हो पाएगा और मानव जाति सुरक्षित हो पाएगी। जहाँ तक संभव हो हम सतत विकास की नीतियाँ अपनाएं, सस्टेन डेवलपमेंट की नीतियाँ अपनाएं और इन विचारों के लोगों को भी अपनाएं। फिर इसमें एक शाखा और है, डीप शाखा जिसको कहते हैं, गहन पारिस्थितिकीयवाद। गहन पारिस्थितिकीयवाद देवाल जी की है। ये कहते हैं कि हमें आधारभूत परिवर्तन करने की ज़रूरत है। अगर हम खाली ऐसी नीतियाँ अपनाएंगे कि जो औद्योगिकरण पर आधारित हैं तो पर्यावरण संरक्षण नहीं हो सकता। पर्यावरण संरक्षण के लिए हमें ये जो विज्ञानवाद का रास्ता है वो त्यागना होगा, प्रगति भौतिकवाद का रास्ता त्यागना होगा। जितना ज़्यादा त्यागेंगे उतना ही परिस्थिति सुरक्षित रहेगी। तो ये बेसिकली गहन पारिस्थितिकीयवाद तो कहता है कि ये जो प्रगति वाला रास्ता है कहीं ना कहीं बाधा है, तो हमें इसके लिए ठोस और कारगर बाध्यकारी नीति जब तक नहीं अपनाएंगे तो पर्यावरण संरक्षित नहीं होगा। तो ये कठोर कार्रवाई की मांग करते हैं, इसके लिए हमें ठोस कार्रवाई करनी चाहिए। खाली बस अब स्वेच्छा पर छोड़ दिया गया है कि आप पर्यावरण संरक्षण करो ना करो, बाध्यकारिता कहीं है नहीं है। तो आप बाध्यकारी नीतियाँ अपनाओ, जिससे तभी पर्यावरण संरक्षण हो पाएगा। तो वास्तव में ये भी गहन पारिस्थितिकीयवाद भी पर्यावरण संरक्षण के लिए भली भांति रूप से कार्य करना चाहता है। तो मित्रों आपने इतनी सारी शाखाएं देखी। अब हम क्या करते हैं, पीपीटी के माध्यम से मैं आपको एक बार फिर बताने की कोशिश करता हूँ। मैंने पहले अभी आपको मोटा मोटा समझाया है कि भाई इकोलॉजी पारिस्थितिकीयवाद क्या है। अब हम पीपीटी के माध्यम से एक एक फैक्ट को भी देखते चलते हैं मित्रों, क्योंकि नेट में ये टॉपिक है, असिस्टेंट प्रोफेसर में भी है, तो कोई क्वेश्चन छूटे नहीं। हमारी नीति ये होनी चाहिए, तो हमें इस पर ध्यान भी रखना है। कुछ फैक्चुअल है, कुछ कंसेप्चुअल है, तो मैं कॉन्सेप्ट और जो है तथ्य दोनों का समन्वय करके आपको बताने की कोशिश करता हूँ। बस आप तनाव मुक्त रहिएगा। तो चलते हैं मित्रों। पहले पारिस्थितिकीयवाद जो है पर्यावरण संरक्षण पर बल देता है और इसके लिए राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक पहलुओं पर चर्चा करता है। पारिस्थितिकीयवादी मानते हैं कि पृथ्वी में उपलब्ध संसाधन निश्चित हैं। भाई पृथ्वी में जितने भी संसाधन हैं वो निश्चित हैं और हमें पारिस्थितिकीय संसाधनों का इस प्रकार से प्रयोग करना चाहिए ताकि भविष्य की पीढ़ियां भी इसका प्रयोग कर सकें। इस पर पारिस्थितिकीयवादी बेसिकली सतत विकास पर बल देते हैं, सस्टेन डेवलपमेंट की बात करते हैं, अंधाधुंध विकास का समर्थन नहीं करते, अंधाधुंध विकास का विरोध करते हैं। वो कहते हैं हमें खाली भौतिक प्रगति नहीं करनी है, हर कार्य में, हर भौतिक कार्य में हमें पर्यावरण संरक्षण को पहले ध्यान में रखना चाहिए और हमारी नीति कहीं ना कहीं ठोस रहनी चाहिए कि भाई कोई भी बड़ा प्रोजेक्ट बने तो पहले उसके पर्यावरण के पहलू पहले देख लें। तो हमारी नीति ठोस कारगर होनी चाहिए, तो तभी कहीं ना कहीं विकास की नीति बन पाए। लेकिन आज कर क्या रहे हैं, हम बड़े बड़े बांध और बड़े बड़े उद्योग बना रहे हैं, ये भी नहीं देख रहे उससे भाई कोई खतरा भी है। तो कोई भी बड़ी परियोजना शुरू करने से पहले तो हमें इस प्रकार की नीति अपनाएं कि उसकी पूर्ण समीक्षा कर ले कि मानव जाति पर उसका क्या क्या नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा, इकोसिस्टम का क्या क्या नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। जब ये सारी बातें क्लियर हो जाएं तो उसके बाद ही उस परियोजना को आगे बढ़ाया जाए। तो ये ध्यान रखना है। आज अनेक देश ऐसी यूएनओ के दायरे में, यूएनईपी के दायरे में ऐसी नीतियाँ भी बना रहे हैं। भारत सरकार भी इसी प्रकार से फैसला करती है कि कहीं ना कहीं पर्यावरण मंत्रालय से उसकी सहमति भी ली जाती है।
तो ये सतत विकास की नीति हमें अपनानी चाहिए, ऐसा कहना है। अब इसका विकास कैसे हुआ इस अवधारणा का, तो राचेल कार्सन हैं जो सबसे पहले द साइलेंट स्प्रिंग नामक एक पुस्तक लिखते हैं 1962 में, और उन्होंने सबसे पहले पर्यावरण संकट की चर्चा की थी। तो राचेल कार्सन हैं जो सबसे पहले किसकी चर्चा करते हैं, पर्यावरण संकट की। फिर उसके बाद दूसरे विद्वान हैं पाउल एंड्रिच एंड हरीमन, इन्होंने हाउ टू सर्वाइवर नामक 1972 में एक पुस्तक लिखी थी और उसमें पर्यावरण संरक्षण की चर्चा की थी। तो ध्यान रखना, पर्यावरण संकट की चर्चा तो कार्सन ने की थी और एनरिच ने और हरीमन ने पर्यावरण संरक्षण की चर्चा की थी। गोल्डस्मिथ ने एक ब्लूप्रिंट बनाया था, उसका नाम था ब्लूप्रिंट ऑफ सर्वाइवल 1972। इन्होंने पर्यावरण संरक्षण कैसे किया जाए इसके लिए पूरा एक योजना बनाई थी। ब्लूप्रिंट का मतलब योजना से ही है, तो वो योजना इन्होंने बनाई थी। 1972 में रोम सम्मेलन हुआ पर्यावरण संरक्षण पर, तो ये भी आपको ध्यान रखना है, इसमें मेनली सिद्धांतकारों ने भाग लिया था, विद्वानों ने। फिर 1972 में स्टॉकहोम सम्मेलन हुआ था, जिसके फलस्वरूप यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम एजेंसी की स्थापना हुई थी। तो ये यूनाइटेड यूएनईपी है, तो ये 1988 में विश्व मौसम विज्ञान संगठन के साथ मिलकर इसने किसका गठन किया था, एक अंतर सरकारी पैनल आईपीसीसी का गठन किया था। ये आईपीसीसी ही आज यूएनसीसी का संचालन करती है, कोप का संचालन करती है, और साथ में ये आईपीसीसी मेनली 3 कार्य और करती है, वो मैं बता देता हूँ 3 कार्य। पहला कार्य इसका है आईपीसीसी का, आईपीसीसी के कार्य क्या क्या हैं। पहला कार्य ये एक GEF ग्लोबल इन्वायरमेंट फैसिलिटी फंड का संचालन करती है। भाई किसको, राज्य जो पर्यावरण संरक्षण करते हैं उसको कितना कितना मात्रा में आर्थिक सहायता मिलेगी, तो GEF ग्लोबल इन्वायरमेंट फैसिलिटी फंड का संचालन। फिर मॉन्ट्रियल समझौते का क्रियान्वयन, ये ओजोन परक्षण से संबंधित है। जो मैंने आपको बताया था ओजोन परक्षण क्या है, हम जानते हैं हमारी वायुमंडल में एक परत है, ओजोन परत है, लेकिन ओजोन परत पर आज नकारात्मक प्रभाव पड़ रहा है क्योंकि हम हैलोजन गैसों का उत्सर्जन कर रहे हैं। ये हैलोजन गैसें जो हैं O3 के साथ क्रिया कर जाती हैं, उसको O2 में परिवर्तित कर देती हैं, जिससे वहाँ पर एक छिद्र बन रहा है। छिद्र बनने से ओजोन परत में क्या समस्या आ रही है, सूर्य की जो पराबैंगनी किरणें सीधे हम तक पहुँच रही हैं, तो कहीं ना कहीं उससे हमारे यहाँ बहुत सारी बीमारियाँ उत्पन्न हो रही हैं। तो हमें क्या करना चाहिए, हैलोजन गैसों के उत्सर्जन पर कटौती करनी चाहिए। तो मॉन्ट्रियल समझौते में ये प्रावधान किया गया है। फिर एक क्योटो संधि का जो है वो भी संचालन ये करता था, यानी कि ग्रीन हाउस प्रभाव को रोकने का काम। क्योटो संधि किससे संबंधित है, ग्रीन हाउस प्रभाव से। ग्रीन हाउस प्रभाव क्या है, ग्रीन हाउस प्रभाव में क्या है, तापमान में वृद्धि वाला है। तो ये मैंने बताया था आपको, 6ठी क्लास की एनसीईआरटी में मिल जाता है कि वास्तव में सूर्य का जो तापमान है, उस सूर्य से किरणें आती हैं, 51% लौट जाती हैं, 49% धरती पर पहुंचती हैं, और ये भी क्या है वापस लौट जाती हैं। लेकिन आज कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का हम क्या कर रहे हैं, ज़्यादा उत्सर्जन कर रहे हैं, इसलिए पृथ्वी से ऊपर एक परत बन जाती है प्रदूषण की, और ये परत क्या करती है, सूर्य की किरणें आने तो देती है लेकिन जाने नहीं देती, इसलिए धरती पर सूर्य की किरणें टकराती रहती हैं, जिससे तापमान में वृद्धि हो रही है और हमारे सामने अनेक समस्याएं हो रही हैं। तो इस ग्रीन हाउस को रोकने के लिए क्योटो संधि की गई थी। अब क्योटो संधि के स्थान पर नवीन संधि लाने के लिए यूएनसीसी में वार्ता हो रही है, कोप का आयोजन हो रहा है। तो कोप 25 तो मैंने कहा था मैड्रिड स्पेन में हुआ, 26वां जो है इंग्लैंड में अभी होगा, तो 21 में ही होना है नवंबर में। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो कोप 26 जैसे ही हो तो उसकी रिपोर्ट भी आपको ध्यान रहनी चाहिए। आगे मित्रों आते हैं, कोप 25 सम्मेलन मैंने बताया मैड्रिड स्पेन नवंबर में हुआ। कोप 26 2021 में ग्लासगो इंग्लैंड में होगा। तो पर्यावरण संरक्षण के लिए इस कोप के अंदर चर्चा की जाती है। लेकिन मित्रों ये भी बता देता हूँ कि इस कोप के अंदर जो अब तक इतने 25 सम्मेलन हुए हैं, तो यहाँ उत्तर का मतलब है विकसित देशों का, दक्षिण का मतलब विकासशील देशों का दृष्टिकोण अलग अलग रहा है। उत्तर वाले कहते हैं नहीं, पर्यावरण प्रगति तो करनी ही है, पर्यावरण संरक्षण हम कर लेंगे वैज्ञानिकता अपनाकर। दक्षिण वाले कहते हैं नहीं, हमें खाली प्रगति के भरोसे नहीं चलना है, पर्यावरण संरक्षण के लिए ठोस नीतियाँ अपनानी है, कार्बन उत्सर्जन में कटौती करनी है, तो फैक्ट्रियों के विकास, बड़े बड़े उद्योगों के विकास को रोकना है ताकि पर्यावरण संरक्षित हो सके। लेकिन उत्तर वाले इसके लिए मानने को तैयार नहीं है, इसलिए वो क्योटो संधि के स्थान पर नवीन संधि भी नहीं लाना चाहते। इसलिए दक्षिण वाले तो कहते हैं जल्दी से संधि लाई जाए और पर्यावरण प्रदूषण में कटौती की जाए, लेकिन विकसित देश कहने को तैयार नहीं। विकसित देश कहते हैं हम अपनी प्रगति को नहीं रोक सकते, हम आपको धन दे सकते हैं। तो इसलिए कहीं ना कहीं ये संघर्ष जो है हर कोप में सम्मेलन में दिखाई दिया है
तो ये आपको ध्यान में रखना है, इसमें आपको गड़बड़ नहीं करना है। तो आपको ये पता रहना चाहिए कि उत्तर दक्षिण संघर्ष क्यों हो रहा है, वो क्या कहते हैं, प्रगति करेंगे हम, लेकिन बस खाली पैसा दे देंगे, तकनीक दे देंगे, रोक लेंगे छोटा जो रुकता है। दक्षिण वाले कहते हैं नहीं, हमारा दृष्टिकोण क्या है, पर्यावरण प्रदूषण में कटौती करना है, खाली तकनीकों से रोकने वाला नहीं। जब विकास ही बहुत तेजी गति से करेंगे, फैक्ट्रियाँ ही बहुत ज़्यादा, उद्योग बड़े बड़े स्थापित करेंगे, तो उनमें कुछ कमी करो। लेकिन वो मानते नहीं हैं, विकसित देश मानने को तैयार नहीं है। इसलिए उत्तर दक्षिण संघर्ष हो रहा है। तो वास्तव में कोप के अंदर ये आपको हर सम्मेलन में दिखाई भी देगा। फिर सतत विकास की जो अवधारणा है 1987 में ब्रुंडलैंड रिपोर्ट से आई थी। तो सतत विकास का मतलब मैंने बताया भी आपको कि हम वर्तमान संसाधनों का प्रयोग इस प्रकार से करें ताकि भविष्य में भी पर्यावरण संरक्षण बना रहे और हमारी पीढ़ियों के लिए भी पर्यावरण सुरक्षित रहे। तो हरमन अली जो है अंधाधुंध विकास के कारण कहते हैं समस्या आ रही है, एक विद्वान है हरमन अली, तो उनका ये कहना भी है, तो ये भी थोड़ा नोट कर लेना तो आपके लिए उपयुक्त होगा, अच्छा होगा, ये ध्यान रख लेना। तो मित्रों, मैंने आपको बताया कि किस प्रकार से उत्तर दक्षिण संघर्ष हो रहा है और किस प्रकार से व्यवहारिक रूप से पर्यावरण संकट की समस्या आज अंतर्राष्ट्रीय स्तर का एक विषय बन गई है, पूरे मानव जाति का भविष्य बन गई है। तो मित्रों, आगे चलते हैं हम। आगे जो है पारिस्थितिकीय नैतिकता की बात जो है, तो वो भी हमें समझना चाहिए। ये भी एक पहलू बन रहा है, पर्यावरण नैतिकता, पारिस्थितिकीय नैतिकता। नैतिक दायित्व है भविष्य के लिए पर्यावरण सुरक्षित रखें। सभी जीवों का पर्यावरण है, अकेले मानव का पर्यावरण नहीं है। तो मानव को ये शक्ति प्राप्त नहीं है कि वो पर्यावरण को नष्ट करे। गोडीन इसी संदर्भ में पर्यावरण मूल्य सिद्धांत देते हैं, तो ये थोड़ा इम्पोर्टेंट भी है, इसको ध्यान रखना। और आपसे पूछ ले पारिस्थितिकीय नैतिकता क्या कहती है, ये पर्यावरण सभी जीवों का है, अकेले मानव को अधिकार नहीं है पर्यावरण को नष्ट करने का। तो हमारा नैतिक दायित्व बनता है हम पर्यावरण को सुरक्षित रखें। और गोडीन इस बारे में पर्यावरण मूल्य सिद्धांत देता है, तो कहता है हमारे पर्यावरण के बारे में भी नैतिकता बनती है और कि हम पर्यावरण का संरक्षण करें। इसके बाद मित्रों, राजनीति शास्त्र में क्या क्या इसकी शाखाएं हैं सैद्धांतिक, अभी तक जो मैंने आपको बताया वो व्यवहारिक था कि व्यवहारिक में क्या क्या प्रयास हुए हैं। अब चूंकि हम राजनीति सिद्धांत पढ़ रहे हैं, तो राजनीति सिद्धांत में थोड़ा हमें सैद्धांतिक भाग भी ध्यान रखना होगा कि पारिस्थितिकीवादी सिद्धांत क्या है। पहला एक सिद्धांत है आधुनिकतावादी पारिस्थितिकीवाद। तो ये क्या है कि बेसिकली ये कहता है कि हमें भाई विकास तो करना ही चाहिए, लेकिन साथ साथ पर्यावरण चेतना लानी चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा पर्यावरण संगठन NGO बनाएं और चेतना के माध्यम से पर्यावरण संरक्षित करें, वैज्ञानिक तकनीकों का विकास करें जो पर्यावरण संरक्षण करती हैं। तो ये सतत जो कृषि है, हरित उद्योग की बात करता है, अपशिष्ट प्रबंधन की बात करता है। तो कहता है ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाने चाहिए और साथ में तकनीकों का ज़्यादा प्रयोग करना चाहिए, NGO का ज़्यादा सहयोग लेना चाहिए। तो ये वाला जो शाखा है कहीं ना कहीं उदारवादी शाखा है, तो उदारवादी शाखा भी इसको कह दे सकते हैं। तो ये उदारवादी पारिस्थितिकीवाद आ जाए तो भी इसका नाम यही है, उदारवादी पारिस्थितिकीवाद भी कह सकते हैं। तो ये प्रगति को नहीं रोकते, ये कहते हैं प्रगति तो चलते रहने चाहिए, साथ में हमें ये काम भी करना चाहिए कि तकनीक के माध्यम से पर्यावरण प्रदूषण को रोकना चाहिए और चेतना के माध्यम से, दोनों काम चलते रहेंगे। कुल मिला के ये पूंजीवादी दृष्टिकोण ही है। तो इससे जुड़े हुए जो विद्वान भी हैं उनकी किताब भी मैंने बताई थी। यूजीन ओडूम ये किताब लिखते हैं फंडामेंटल ऑफ इकोलॉजी, जो मैंने आपको शुरू में बताई भी थी, तो आप शायद याद नहीं है, इनकी बुक मैंने बताई भी थी आपको। तो मित्रों, मैं बता भी देता हूँ आपको, उसका चित्र भी बताता हूँ। ये फंडामेंटल ऑफ इकोलॉजी किताब ओडिन ने लिखी है, ये P. ओडिन है, इन्होंने बेसिकली किताब लिखी है। तो ये आपको पता रहना चाहिए कि भाई ये किताबें लिखने का काम भी जो है तो वो कहीं ना कहीं ये विद्वान करते हैं। और क्या कहते हैं कि हमें जो पर्यावरण संरक्षण का काम वैश्वीकरण के अनुकूल किया जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये हरित उद्योग और अपशिष्ट प्रबंधन पर बल देते हैं। तो यूजीन ओडूम जो हैं वो फंडामेंटल इकोलॉजी किताब 1953 में लिखते हैं और उदारवादी शाखा का, आधुनिक पारिस्थितिकीवाद का जनक भी इनको कहते हैं। तो मित्रों, ये क्वेश्चन ध्यान रखना है, इसकी बुक कौन सी है, जनक इन्हीं को कहते हैं, ये आपको पता रहना चाहिए। अब क्वेश्चन आता है तो वो आपको डील आपको करना है। मैं तो आपके सामने मैटर अवेलेबल करा सकता हूँ, कुछ बता सकता हूँ। तो हालांकि नया टॉपिक है, नेट के अंदर है,
और साथ में कॉलेज लेक्चरर में भी, असिस्टेंट प्रोफेसर वाले में भी टॉपिक में है, तो आपको ये ध्यान रखना है। इसके अन्य विचारक जो हैं वी रियान हैं, हरिक होल्ट हास हैं, साथ में ग्रीन पार्टी से जुड़े हुए विद्वान हैं। ग्रीन पार्टी से जुड़े लोग भी, अगर किसी देश में, बहुत सारे यूरोपीय देशों में ग्रीन पार्टियां बनी हुई हैं, उनसे जुड़े लोग भी कहीं ना कहीं यही दृष्टिकोण रखते हैं। जो पूंजीवादी दल के रूप में हैं वो भी ऐसा ही दृष्टिकोण रखते हैं। अब मित्रों हम आगे आते हैं, अगली शाखा देखते हैं। उदारवादी शाखा के बाद इको सोशलिज्म शाखा, यानी कि पारिस्थितिकीय समाजवाद। ये क्या कहते हैं? ये कहते हैं मार्क्सवादी दृष्टिकोण अपनाते हुए सब जो पर्यावरण प्रदूषण हो रहा है इसके लिए पूंजीवाद उत्तरदायी है। पूंजीवादी प्रगति, प्रतियोगिता, योग्यता की बात करता है और कहीं ना कहीं प्रगति की बात को ज़्यादा करता है। इसलिए सारा क्या है कि आज पर्यावरण की परवाह ही नहीं करता है। इसलिए सब समस्याएं आ रही हैं पर्यावरण संकट की। पूंजीवाद को बदल डालो। अब मार्क्सवाद में इसका सारा समस्या का समाधान निहित है। तो ये तरुण मार्क्स की बात कर देते हैं, नव मार्क्सवाद की बात करते हैं। कहते हैं देखो मार्क्सवाद में तो तरुण मार्क्स में कार्ल मार्क्स ने कह दिया था युवा मार्क्स के रूप में आर्थिक दार्शनिक पांडुलिपियां 1844 की किताब में कि हमें एकाकीपन का सिद्धांत आज कहीं ना कहीं पूंजीवाद में लागू हो रहा है, इसलिए पूंजीवाद समाप्त करो। तो उन्होंने बताया था, तो मार्क्स ने बताया था एकाकीपन में कि पूंजीवाद के कारण आज अलगाव हो रहा है। पहला तो उत्पादन प्रणाली से अलगाव हो रहा है, दूसरा जो है कहीं ना कहीं पर्यावरण से लगाव हो रहा है, फिर साथियों से लगाव हो रहा है, फिर स्वयं से लगाव हो रहा है। नव मार्क्सवादी भी मार्क्स के, तरुण मार्क्स के इस एकाकीपन सिद्धांत से प्रभावित हैं और नव मार्क्सवादी तो वास्तव में ही कहीं ना कहीं पर्यावरण संरक्षण की बात भी करते हैं। और नव मार्क्सवादी प्रति संस्कृति की बात करते हैं। प्रति संस्कृति का मतलब है वर्तमान भौतिकवादी संस्कृति के स्थान पर प्रकृति के अनुकूल कार्य करने की बात करते हैं। नव मार्क्सवादियों के नाम आपको वैसे भी मैंने पिछले समानता वाली वीडियो में भी काफ़ी बताया था और साथ में जो समाजवाद से संबंधित वीडियो में भी इनकी चर्चा है। फिर भी आप कहते हैं तो मैं नाम लिख देता हूं आपको कि नव मार्क्सवादी कौन कौन से हैं। तो आप कहेंगे सर आप बताते तो हैं नहीं, लेकिन मित्रों ये जो वीडियो सारी आपके पास स्थायी रूप से रहेंगी। एंटोनियो ग्राम्स्की है, जॉर्ज ल्यूकाच है, एरिक फ्रोम है, यूजेन हेबरमास है, एरिक फ्रोम, हेबरमास, फ्रांज फैनन, चे गवेवारा, हमजा अलवी। तो ये नाम आपने सुने होंगे। उत्तर औपनिवेशिक दृष्टिकोण में भी मैंने बताया था, हमजा अलवी, चे गवेवारा। तो हर वीडियो में इनके नाम भी आपको मिल जाएंगे। ऐसा नहीं है कि आपको कोई दिक्कत आनी है, परेशानी आनी है। ये सारे नव मार्क्सवादी भी कहीं ना कहीं इको सोशलिज्म का समर्थन करते हैं, पर्यावरण का समर्थन करते हैं। इसलिए अगर पर्यावरण संरक्षण करना है तो हमें समाजवादी नीतियां अपनानी चाहिए। इस शाखा के जो जनक हैं रुडोल्फ बेहरो है, ये आपको ध्यान रखना है। बाकी और समर्थन कौन करते हैं? वाल्ट ब्राउन, भारत के रामचंद्र गुहा। ये रामचंद्र गुहा हैं जिन्होंने आफ्टर गांधी किताब भी लिखी है, इंडिया आफ्टर गांधी। और माइकल लोवी, तो इन्होंने फिर टी बेंटन ने एक बुक भी लिखी द ग्रीनिंग ऑफ मार्क्सवाद। फिर पी बुर्केट ने लिखी है मार्क्स एंड नेचर 1999। और ये दोनों बुक्स भी आपको ध्यान रखनी है, तो इसमें भी आपको समझौता नहीं करना है। टी बेंटन की बुक कौन सी है? द ग्रीनिंग ऑफ मार्क्सवाद 1996 की है। पी बुर्केट की किताब है मार्क्स एंड नेचर 1999। तो ये भी इम्पोर्टेंट बुक हैं। मार्क्स एंड नेचर किताब किसकी है? पी बुर्केट की है। तो ये तो कम से कम पी बुर्केट वाली तो याद करना, बेंटन वाली भी याद हो जाए तो बहुत अच्छा है। द ग्रीनिंग ऑफ मार्क्सवाद 1996। तो ये सारी बातें आपको पता रहनी चाहिए। अब मित्रों हम आगे आते हैं। इसका जो अगला दृष्टिकोण है इको फेमिनिज्म। इस शब्द का जो उल्लेख है इको फेमिनिज्म का, उसको किसने किया था प्रयोग? फ्रैंकोइस डी आउबर्न ने। इस विद्वान ने पहली बार इको सोशलिज्म शब्द का प्रयोग किया था। कौन से शब्द का? इको फेमिनिज्म शब्द का, यानी कि पारिस्थितिकीय नारीवाद शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग फ्रैंकोइस डी आउबर्न ने किया था। इनकी पुस्तक भी थी फेमिनिज्म ऑउ ला मोर्ट। किनकी? फ्रैंकोइस डी आउबर्न की। 1974 में लिखी थी। इसी किताब में इन्होंने कि पहली बार इको फेमिनिज्म शब्द का प्रयोग किया था। फिर आगे क्या है? चार्ल्स स्प्रेंटन एक अमेरिकन पर्यावरण नारीवादी हैं, वो भी कहीं ना कहीं इको फेमिनिज्म का समर्थन करती हैं। फिर सुसान ग्रिफिन है, ये सुसान ग्रिफिन है जिसकी किताब भी मैंने वुमेन एंड नेचर आपको पहले बताई थी, 1980 में लिखी है। फिर कैरोलिन मर्चेंट है,
द डेथ ऑफ नेचर 1978 में किताब लिखती हैं। फिर मैरी डेली है जो गाइकोलॉजी पर ज़्यादा चर्चा करती हैं। तो ये सारी के सारी इको फेमिनिज्म से जुड़ी हुई विद्वान हैं। कौन कौन से हैं? पहला तो फ्रैंकोस डी ऑबर्न ने शब्द का प्रयोग किया। अब चार्लोस स्प्रेंटन, सुसान ग्रिफिन, कर्लोन मर्चेंट, मेरी डेले और भारतीय वंदना शिवा भी यहाँ से जुड़ी हुई हैं। वंदना शिवा को भी आप यहीं सम्मिलित कर सकते हैं। तो ये सारे विद्वान आपको ध्यान रहने चाहिए, इनकी बुक्स भी ध्यान रहने चाहिए। सुसान ग्रिफिन की किताब तो बिल्कुल नहीं भूलनी है, वुमेन एंड नेचर 1980, इसका मैंने चित्र भी बताया था। कार्लन मर्चेंट की द डेथ ऑफ नेचर है। मरी डेली भी यहीं से जुड़ी हुई हैं, वो गाइकोलॉजी की बात करती हैं, कहती हैं देखो मानव का तंत्र, महिला का तंत्र और पर्यावरण का तंत्र समान है, इसलिए हमें बेसिकली महिलाओं को संरक्षित रखेंगे तो लास्ट में क्या होगा, पर्यावरण भी संरक्षित होगा। तो इनका कहना भी यही है, महिलाएं कोमल होती हैं, भावुक होती हैं, पर्यावरण भी भावनाओं से जुड़ा हुआ है। आप नारियों का विकास करो, नारियों की अगर महत्वपूर्ण भूमिका होगी तो पर्यावरण संरक्षण भी बेहतर होगा। तो ये सारी बातें इनका कहना है इको फेमिनिज्म का, तो ये आपको पता रहना चाहिए। मित्रों आगे देखते हैं महिला और पर्यावरण आंदोलन का। देखते हैं भारत में चिपको एपिकोलन आंदोलन में महिलाओं की भागीदारी रही है। फिर केनिया में 1977 में 1977 में ग्रीन बेल्ट मूवमेंट चला था वांगरी मेथई के नेतृत्व में। तो ये भी कहीं ना कहीं महिलाओं के नेतृत्व में ही चलाया गया था, महिलाओं की भागीदारी इसमें भी व्यापक थी। वंदना शिवा तो भारतीय महिला हैं। फिर इको एनार्चिज्म क्या है, ये भी आपको ध्यान रखना है। इको एनार्चिज्म का मतलब है पारिस्थितिकीय अराजकतावाद। तो ये बेसिकली राज्य पर प्रहार करते हैं, कहते हैं राज्य के कारण ये सारी समस्याएं आ रही हैं। तो आज धर्म, राज्य और निजी संपत्ति ये बाधा है। निजी संपत्ति के कारण आदमी पर्यावरण को क्षति बना रहा है, राज्य भी कहीं ना कहीं इनको बढ़ावा देता है, तो राज्य पर प्रहार करते हैं, सत्ता के विकेंद्रीकरण। और कहते हैं छोटे छोटे स्वायत्त समूह जो बनेंगे उससे कहीं ना कहीं पर्यावरण संरक्षित होगा, जैसा कि अराजकतावाद की मूल मान्यताएं। आपको ध्यान है अराजकतावाद एक ऐसी विचारधारा है जो शासन रहित अवस्था की बात करते हैं, वो राज्य का, धर्म का, निजी संपत्ति का उन्मूलन चाहते हैं, समाप्ति चाहते हैं। तो इसलिए ये बेसिकली राज्य पर प्रहार करते हैं और कहते हैं कि राज्य को समाप्त करना चाहिए, उसके स्थान पर सत्ता का विकेंद्रीकरण करें, एक संघात्मक शासन स्थापित करें और छोटे छोटे स्वायत्त समूहों की स्थापना करें, उसी में पर्यावरण संरक्षित हो सकता है। तो इस अराजकतावाद से जो विद्वान जुड़े हुए हैं वो है मुरे बुकाचिन हैं, तो अमेरिकन अराजकतावादी हैं। इन्होंने बहुत सारी किताबें लिखी हैं, तो किताबें आपको मित्रों ये सारी ध्यान रखनी है। तो आप स्क्रीन पे चल रही हैं, तो काफ़ी बड़े अक्षर में हैं, तो आपको ध्यान रखना है। फिर भी मैं नाम बता देता हूँ। एक किताब इनकी पहली आवर सिंथेटिक इन्वायरमेंट 1962, फिर पोस्ट स्कैरसिटी एनार्किज्म 1971, द इकोलॉजी ऑफ फ्रीडम 1982, अर्बनाइजेशन विदाउट सिटीज़ 1987। तो ये 4 किताबें हैं, चारों किताबें आपको पता रहनी चाहिए। अब इसमें समझौता नहीं करना है, किताब कौन सी पूछी जाएगी कौन सी नहीं। आपको ध्यान रखना है कि अराजकतावाद मुरे बुकाचिन हैं, पोस्ट अराजकतावादी हैं, इको अराजकतावादी हैं और उन्होंने ये पुस्तकों की रचना की है। इसके बाद मित्रों हम आते हैं अन्य समर्थक कौन कौन है अराजकतावाद से जुड़े हुए। उसमें है लियोपाल्ड कोहेर, जैक्स एलुला लीला, अब्देल रहीम, एलन कार्टर, स्टार हॉक। तो इनका भी ध्यान रख सकते हो चाहो तो, लेकिन अगर आप मुरे बुकाचिन का भी ध्यान रखेंगे तो मेरे हिसाब से समस्या का निदान हो जाएगा। लेकिन आप ज़्यादा ज्ञानी बनना चाहते हैं तो ये नाम भी ध्यान रख लेना। अब हम गहरी पारिस्थितिकीयवाद पर आते हैं, डीप पर। तो ये कहते हैं पर्यावरण पहले है, बाकी विकास है, तो हर स्तर पर पर्यावरण को प्राथमिकता दें, प्रत्येक कार्य पर पर्यावरण को प्राथमिकता दें। तो ये गहरी पारिस्थितिकीयवाद की कहते हैं, कठोर कार्रवाई करने की बात कहते हैं स्वैच्छिक नहीं होना चाहिए पर्यावरण संरक्षण। इसके लिए बाध्यकारी नियम बनाएं, तभी कहीं ना कहीं पर्यावरण संरक्षण हो पाएगा। बिल देवल, जॉर्ज सत्रो जैसे विद्वान इससे जुड़े हुए हैं। तो मित्रों आपने ये सारा पारिस्थितिकीयवाद देखा। अब इस पर कुछ हम वो भी करते हैं कि बेसिकली जो है कि क्वेश्चन आंसर भी, वस्तुनिष्ठ प्रश्न भी करने की कोशिश करते हैं। पहला है सबसे पहले पर्यावरण संकट की चर्चा कौन करता है, तो मैंने कहा ना रेचल कार्सन, मैंने बताया था आपको रेचल कार्सन ने की है 1962 में, तो वो आपको पता भी रहना चाहिए। तो मैंने आपको बताया भी था, मैं स्लाइड से फिर बता देता हूँ अगर आपको दिक्कत आती है तो जिसमें आप देख सकते हैं ये रेचल कार्सन है, सबसे पहले यही पर्यावरण संकट की चर्चा करते हैं, मैंने आपको बताया भी था।
तो इसके बाद मित्रों आपको आगे ध्यान रखना है, दूसरा क्वेश्चन जो है वो हम देखते हैं। दूसरा देखें, पर्यावरण मूल्य सिद्धांत कौन देता है? पर्यावरण मूल्य सिद्धांत गोडीन ने दिया था, ये आपको पता है। रुडोल्फ बेरो, पाउल एंड्रिच, मरे बुकाचिन ने नहीं दिया था। जो इसमें 4 ऑप्शन आपके सामने, ए गोडीन, बे रुडोल्फ बेरो, से पाउल एंड्रिच, दे मरे बुकाचिन। तो आपको ध्यान है गोडीन ने दिया था पर्यावरण मूल्य सिद्धांत। तो कहा था नैतिकता के नियमों का पालन करें, पर्यावरण तभी संभव है। तो गोडीन इसमें आंसर हो जाएगा। अब तीसरा क्वेश्चन देखते हैं मित्रों, पर्यावरण अर्जकतावादी हैं। तो पर्यावरण अर्जकतावादी में मरे बुकाचिन, ओडूम, हरमन डली और विल देवल। तो आपको ध्यान है मरे बुकाचिन अर्जकतावादी हैं। इन्होंने बहुत सारी किताब भी लिखी थी, इकोलॉजी ऑफ फ्रीडम, पोस्ट सिक्रेसिटी, नार्किज्म, ऐसी किताबें मैंने अभी आपको बताई थी। तो मरे बुकाचिन इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद मित्रों हम आगे चलते हैं, पर्यावरण नारीवाद से कौन जुड़ा हुआ है? हैरिसन जिगलर, शीला रोबथम, कैट मिलेट, सुसान ग्रिफिन। ए में क्या है? हैरिसन जिगलर, बे में शीला रोबथम, से में कैट मिलेट, सुसान ग्रिफिन। तो सुसान ग्रिफिन जुड़ी हुई हैं, इनकी मैंने किताब भी बताई थी, वुमेन एंड नेचर 1980। तो मैंने चित्र भी बताया था आपको, तो ये ध्यान रखना है। इसके बाद मित्रों हम अगला क्वेश्चन देखते हैं, जो वो भी आपको क्लियर होना चाहिए। वुमेन एंड नेचर के पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो सुसान ग्रिफिन हैं, मैंने अभी बताया, इसका चित्र भी बताया। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। तो मित्रों ये आपने आज इकोलॉजी को पढ़ा, पर्यावरण संरक्षण पर ध्यान दिया। तो इसको पूरा बहुत ही आपको कंटेस्ट करना है। जब तक 2-3 बार नहीं पढ़ेंगे तो आपको क्लियर भी नहीं होगा, क्योंकि इसमें फैक्चुअल भी है और सैद्धांतिक भी है, साथ में आयर वाला पोर्शन भी है। तो तीनों को जोड़ के देखेंगे, मेरे व्यू रचना को आधार को लेंगे, तब आपको आसानी से समझ आ जाएगा। रटने से नहीं, समझने से काम चलेगा। तो आप समझ कर याद करें इसको। तो इसी के साथ मैं इस वीडियो से विदाई चाहता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।